अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करने लगे हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा हमारे पास क्या होता है जी, देखिएगा। स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा बेटे, इसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो एवरेज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज एन एवरेज? a single numerical value which lies in the center of data and represent the whole data. Is known as a single numerical value which lies in the center of the data and represent the whole data. बेटे अगर मैं यहाँ पे इस क्लास की बात करूँ तो यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है जी। इन 100 स्टूडेंट्स की अगर मैं एवरेज हाइट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं तमाम स्टूडेंट के जो है ना वो हाइट मेजर करूँगा। हाइट मेजर करके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 100 है, 100 पे डिवाइड कर दूँगा। किसी स्टूडेंट की हाइट होगी 5 फीट 4 इंच, किसी की 5 फीट 6 इंचज़, किसी की 5 फीट 9 इंचज़, किसी की 6 फीट, किसी की 6 फीट 1 इंचज़, किसी की 5 फीट, ठीक है जी। अब ये सारी डिफरेंट आपके पास हाइट्स आ जाएंगी, वेरिएशंस आ जाएंगी वैल्यूज़ में, ठीक है। आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज आ जाएगी, ठीक है जी। वो अप्रॉक्सीमेटली मिडल वैल्यू होगी, ठीक है जी, सेंट्रल वैल्यू होगी। और वो क्या है जी, लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं 5.6 इंचज़ है, क्या है जी 5.6 इंचज़। तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑन एवरेज इस क्लास में बैठे हुए तमाम स्टूडेंट की हाइट क्या है जी 5.5 फीट है, ठीक है जी, 5.6 इंचज़ है। अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ एवरेज की तो हमारे पास कितनी टाइप्स की एवरेजेस आ जाती हैं, देखिएगा बेटे। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, हम यहां बात करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड हार्मोनिक मीन, और फोर्थ वन आपके पास क्या है जी मीडियन, और फिफ्थ वन आपके पास क्या है जी मोड। ओके, अब ये मैंने स्पेस क्यों दी है यहाँ पे, देखिएगा। अगर हम लोग, हमारे पास जो डाटा आ गया वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस सेम है, वेटेज सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं जी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज़ की वेटेज कम या ज़्यादा हो तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। वो कौन सी मीन कैलकुलेट करते हैं जी, वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं। 1 बाय 1 जैसे ही मैं टॉपिक करवाता जाऊँगा, एक एक टॉपिक का आपको सारी चीज़ें जितने भी की पॉइंट्स है सब बताता जाऊँगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास आ गया वेटेड अरिथमेटिक मीन, यही इसकी एक्सटेंशन है थोड़ी सी। और ये कब कैलकुलेट करते हैं, जब तमाम की तमाम वैल्यूज़ की वेटेज जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो सेम ना हो, वेटेड अरिथमेटिक मीन। और यहाँ पे बात करते हैं कंबाइंड मीन की।
तो कंबाइन मीन हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं जी? अगर बेटे मैं बात करूं कि हमारी इस क्लास में 40 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज़ हैं, ओके, 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज़। मैंने एक QM का टेस्ट लिया तो ऑन एवरेज जो मार्क्स आए बॉयज़ के वो 85 मार्क्स आ गए। इसी तरह से अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के ऑन एवरेज 87 मार्क्स आ गए, ठीक। लेकिन ये क्या था जी, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने थे? 60, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी? 40। हैं तो 26 बैच के ना, हैं तो इसी बैच के, इसी क्लास के। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ओवरऑल मीन क्या है, मेरी पूरी क्लास के एवरेज स्कोर क्या है, तो मैं फिर कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? कंबाइन मीन यूज़ करूँगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिएगा मीडियन के लिए, तो मीडियन क्या होता है कि अरे डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। और इसमें भी थोड़ी सी अगर हम लोग एक्सटेंशन की बात करें तो मीडियन के बाद हमारे पास आ गया क्वार्टाइल्स। इसमें क्या होता है बेटे, डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और डिसाइल्स, इसमें अरे डाटे को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और परसेंटाइल इसमें 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और इन जनरल हम लोग इन तमाम एवरेजेस को क्या कहते हैं, 5 की 5 एवरेजेस को क्या कहते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ज़रा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन देख लें। Measure of central tendency. Averages tend to lie in the center of the distribution That's why they are called measure of central tendency. Measure of central tendency. They are also called measure of location. They are also called measure of location because they locate the center of the distribution. Of the data or distribution. बेटे ये जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है और मेजर ऑफ लोकेशन, ये मैं अभी जैसे ही अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करता हूँ तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे लिखी है एक डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन की, और सॉरी एवरेज की, और उसके साथ ही मैंने एवरेजेस की टाइप लिखी हैं और एक मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की डेफिनेशन। लेकिन अभी हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे। बेटे ये एक एक टॉपिक जो है इसके सारे की पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊँगा, इसलिए मैंने ये अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई हैं। अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक की तरफ आने लगे, डेट इज़ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, sum of values divided by their number of values is called arithmetic mean. Sum of values divided by their number of values is called arithmetic mean.
इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार और वाई बार। बेटे इसके टू टाइप्स के हमारे पास फार्मूले होते हैं, एक अनग्रुप डाटे के लिए और एक ग्रुप डाटे के लिए। अगर हम लोग अनग्रुप डाटे की बात करें तो फॉर अनग्रुप डाटा तो ये हमारे पास क्या है जी, एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन, एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। बेसिकली बेटे यही आपने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि सम ऑफ वैल्यूज़, तो ये समीशन है, एक्स क्या है आपके पास बेटे, वैल्यूज़ है, और इसका आपने क्या कर लिया, सम कर लिया। सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, आप 5 की 5 वैल्यूज़ को बेटे ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से आप ग्रुप डाटे के लिए देखिएगा, बेटे ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले कर लिया है, हम इसको रिवाइज़ कर लें क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि हम लोग अपने लेक्चर को जल्दी से उस स्टेज पे ले आएँ जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर। ठीक है जी। अब देखिएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटे, समीशन एफ एक्स ओवर एन, क्योंकि ग्रुप डाटे के अंदर जो समीशन एफ होता है वही आपके पास बेटे क्या होता है, एन होता है। जो समीशन एफ होता है वही आपके पास क्या होता है, एन होता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द डाटा एंड रिप्रेजेंट द होल डाटा। ओके, मैं एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल देने लगा हूं अनग्रुप डाटे की। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब बेटे हमारे पास डाटा क्या है, देखिएगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं, 2 4 6 8 एंड 10। हमने बेटे क्या करना है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। क्या करना है जी, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख लें, समीशन एक्स ओवर एन। अगर आप बेटे इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें तो आप देखेंगे आपके पास सम ऑफ वैल्यूज़ क्या आता है, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30। समीशन एक्स क्या आ गया, 30। नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, 5 पे आपने बेटे इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मीन क्या आ गया, 6। अब मैं इससे आपको दो डेफिनेशन क्लियर करवाने लगा हूँ, एक तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और एक एवरेज। ठीक है जी। अब जरा बेटे देखिएगा इसका मीन कहाँ पे जी, 6, और ये डाटे का क्या है, सेंटर है। आप देख रहे हैं ना, ये डाटे क्या है जी, सेंटर है, क्योंकि इन तमाम वैल्यूज़ के दरमियान वेरिएशन सेम थी तो एग्जैक्ट सेंटर आ गया, नहीं तो अप्रोक्सीमेट सेंटर होता है। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट सेंटर होता है, एवरेज जो होती है। ठीक है जी। यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये देखें ना जी, ये बिल्कुल सेम वेरिएशन के साथ थी कि आपके पास 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10, तमाम वैल्यूज़ के दरमियान 2 वैल्यूज़ की वेरिएशन थी, तो इसलिए इसका मीन एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। लेकिन यहाँ से अब हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं बेटे। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द डाटा एंड रिप्रेजेंट द होल डाटा इज नोन एज एवरेज। अब ये देखें कि ये जो सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कहाँ पे लाई कर रही है, डाटे के सेंटर में लाई कर रही है। बेटे ये डाटे में से ही वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान सेम वेरिएशन थी तो इसलिए ये सेंटर में ही आ गई वैल्यू।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही वैल्यू आए जो डाटा के अंदर है। यहाँ पे 5.5 भी आ सकता था अगर थोड़ी सी वैल्यूज़ के दरमियान वेरिएशन और होती, 5.4 भी आ सकता था, 7 भी आ सकता था, 6.5 भी आ सकता था। ठीक है बेटे, तो ये डिफरेंट आपके पास क्या आ सकती थी जी, इसकी एवरेज आ सकती थी। यहाँ पे ये चीज़ कहना जो है वो ठीक नहीं है कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया उसमें से ही एक वैल्यू लाजमी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो जाता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही जो वैल्यूज़ आपको दी जाएं उन्हीं में से ही एक वैल्यू लाजमी हो। और बेटे ये एक MCQ भी है, ये ICAP में पूछा भी गया है कि इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यू इन द डाटा फाउंड इन द डाटा। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन के लिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये ज़रूरी नहीं है कि डाटे में से ही एक वैल्यू लाजमी अरिथमेटिक मीन हो। आप कोई भी डिफरेंट वेरिएशन के साथ लेंगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट जो डाटे के अंदर सेंटर में वैल्यू आ रही है वही आ जाए। वेरिएशन कम या ज़्यादा होने से आपका मीन 5.4 भी हो सकता था, आपका मीन 6.4 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 6.2 भी हो सकता था। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। और सेकंड यहाँ पे देखिएगा, ये है जी एवरेज tend to lie in the center of the distribution, that's why they are called measure of center tendency। एवरेजेस डाटे के सेंटर की तरफ मूव करती हैं, सेंटर में लाई करती हैं, अप्रोक्सीमेट सेंटर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं बेटे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये बात भी यहाँ से हमने सीख ली। ठीक है जी। अब एक पॉइंट आपने और याद रखना है बेटे, ये जो मीडियन और मोड ये आपके पास पोजीशनल एवरेजेस होती हैं। क्या होती हैं जी, पोजीशनल एवरेजेस। ओके, और ये मैं आपको जब इस टॉपिक पे आऊंगा तो ये बताऊंगा कि हम इन्हें पोजीशनल एवरेजेस क्यों कहते हैं। अब बेटे इससे आगे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा और यहां पे हमारे पास डाटा क्या है देखिएगा, थ्री 7 8.3 5.5 11.4 9। ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी आ सकती हैं, इंटीजर वैल्यू भी आ सकती हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती हैं। डाटा आपके पास किसी भी किस्म का हो सकता है। आपसे डिमांड कर सकता है कि आप उसका क्या करें, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। बेटे ज़रा इस डाटा को ऐड कीजिएगा, 44 पॉइंट क्या आया बेटे, x बार समीशन x ओवर n। तो आपने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 44 पॉइंट, कुछ 7 कह रहे हैं कुछ 2 कह रहे हैं, ज़रा इसको क्लियर कर ले। 44.2 बेटे इसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है आपके पास। आंसर क्या आता है बेटे, 8.84। अब ज़रा देखें बेटे, इस डाटे के अंदर कहीं पे भी आपके पास 8.84 नहीं है। बेटे आप लोगों ने कैलकुलेशन करके दी है 7.36। तो बेटे देखें आपके पास इस डाटे के अंदर, वाइट बोर्ड की तरफ देखिएगा, ये मैंने वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंट वेरिएशन इसलिए लिया है कि आपको ये चीज़ बता सकूं कि यहाँ पे देखें कि डाटे में से ज़रूरी नहीं कि कोई ना कोई वैल्यू डाटे में से ही हो। आपके पास जो डाटा था ये स्टूडेंट्स की उसको कह लें अपना
हाइट का कहें तो यहाँ पे हाइट तो 8 फीट की कोई भी नहीं होती, ठीक है। तो यानी इसी तरह की कोई हमारे पास एक डाटा दिया गया था, या कह सकते हैं कि एक क्विज था जिसके अंदर हमने पॉइंट्स वाले भी रख लिए, ये भी खैर सूट नहीं करेगा, लेकिन एक रैंडम वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम इस पर इत्तफा करते हैं कि ये कुछ वैल्यूज़ थी, हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को ऐड किया, नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास मीन आ गया। मीन क्या है जी, 7.36। दोस्त मीन क्या है यहाँ पे, 7.36। तो 7.36 जो है ना, वो यहाँ पे कहीं पे भी डाटे में नहीं है, ना तो ये है, ना ये है, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये, लेकिन अप्रोक्सीमेट सेंटर है, अप्रोक्सीमेट सेंटर है। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 11.4, और जो लोएस्ट वैल्यू वो कितनी है, 3। तो इतनी रेंज के ऊपर, इतनी रेंज में ही हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट सेंटर क्या बनेगा, 7.36। ओके बेटे, क्लियर है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन for the following data of students weight तो ये किस में मेजर कर रहे हैं जी, केजी में, ठीक है जी। ये किस में मेजर कर रहे हैं, केजी में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट का वेट आ रहा है वो बेटे कितना है जी, 50 kg, 63 kg, 67 kg, 75 kg, 66 kg, 57 kg और 71 kg। और यहाँ पे हम लोग एक दो वैल्यूज़ और ऐड कर लेते हैं, 59 kg, 68 kg और 78 kg, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की हाइट आ गई। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट थे, और उनका हमने क्या कर लिया जी, वेट मेजर कर लिया, ठीक है जी। किसी का वेट कितना जी, 50 kg, किसी का 63 kg, किसी का 67 kg, किसी का 75 kg, और लास्ट स्टूडेंट का हमारे पास वेट क्या है जी, 78 kg। अब हमने क्या करना है जी, एवरेज वेट कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या है हमारे पास, देखिएगा, बेटे समीशन एक्स आपके पास क्या आ रहा है, 654। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 10, 65.4 kg, 65.4 kg आपके पास बेटे क्या आ गया, एवरेज वेट आ गया। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास डाटे के अंदर कोई भी वैल्यू 65.4 kg नहीं थी, तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि जो आपका मीन है वो डाटे का अप्रोक्सीमेट सेंटर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो डाटे में से ही कोई एक वैल्यू हो। क्लियर है जी। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टाइल चेंज करते हैं। सम टाइम वो आपको क्वेश्चन ही ऐसे दे देता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको मीन तो गिवन होता है, लेकिन कोई एक वैल्यू क्या होती है, मिसिंग होती है, तो वो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह देता है, ठीक है जी। अब देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फाइंड मिसिंग वैल्यू
for the following data if the mean of the data is is 15, if the mean of the data is 15। बेटे यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन दे दिया गया है। अब हमारे पास डाटा क्या है जी, देखिएगा 11, 19, 16, 23, x 12, 24, 9, ये हमारे पास बेटे कुछ वैल्यूज़ थी जिसका मीन हमारे पास क्या है, जिसका मीन हमारे पास 15 है। अब मिसिंग वैल्यू कौन सी है वो देख लेते हैं। बेटे देखिएगा x बार समीशन x ओवर n, तो समीशन x आपके पास बेटे क्या आ गया 114 प्लस x, क्योंकि x तो बेटे ऐड नहीं होगा अभी, अननोन है। और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 8, और x बार बेटे आपके पास क्या है 15। तो बेटे इसको इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करें 120, और यहाँ पे बेटे आपके पास 114 प्लस x आ गया, तो 114 इस साइड पे आके माइनस का हो गया, तो बेटे आपके पास क्या आ गया 120 माइनस 114 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो बेटे यहाँ पे x की जगह पे अगर आप 6 रख के इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो बेटे आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या होगा 15 आ जाएगा। बेटे यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखिए यहाँ पे हमने 3 चीज़ों पे गौर करना अभी तक जो हमने पढ़ी हैं। एक, आपको एवरेज की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, और इसके साथ ही आपके पास अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपको अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन भी आए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप अनग्रुप डाटा से अरिथमेटिक मीन को कंप्यूट कर सकें। क्लियर है जी? अब देखिए हमने 2 से 3 एग्जाम्पल इस तरह से की हैं कि उनमें हमने डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन कंप्यूट किया है, ओके। और एक एग्जाम्पल हमने इस तरह से की है कि हमने उसमें मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट की है, कंप्यूट किया है, फाइंड की है, जबकि हमें अरिथमेटिक मीन डाटे के अंदर दिया गया है, ओके। अब आते हैं इसके की पॉइंट्स की तरफ। अरिथमेटिक मीन के कुछ की पॉइंट्स हैं, मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं बेटे, आप इन नोट्स में देखेंगे कि मैं जितने भी जिस भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूँगा, उस टॉपिक के नीचे उसके कुछ की पॉइंट्स होंगे। वो की पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आपने कभी भी कोई एक सिंगल की पॉइंट भी जो है वो मिस नहीं करना, आपने उसको अच्छे से रेडी करना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से ही आपके ज़्यादा MCQs बनते हैं, ओके। अब देखिएगा हमारे पास इस अरिथमेटिक मीन, अभी बेटे मैं अनग्रुप डाटे के ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। जैसे मैं ये की पॉइंट सारे आपको बता दूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसके ग्रुप डाटे के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ओके। ये दीजिएगा बेटा, ये कर लिया आप लोगों ने? ओके। की पॉइंट्स आवाज़ बंद करें प्लीज़। की पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं। अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन
ओके। अब बेटे ओरिजिन चेंज क्या होता है जी, अगर हम लोग डाटे को पूरे के पूरे डाटे को जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं, आप तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन में से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू को माइनस कर दें या किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दें, तो जितनी आपके पास वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, अगर आप वो ऐड कर रहे हैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो आपका जो न्यू मीन होगा वो उतने ही यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को पूरे के पूरे डाटे में से माइनस कर रहे हैं, तो उतने यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मीन डिक्रीज कर जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, देखिएगा। ओरिजिन को चेंज करने की बात करें तो हम क्या करते हैं, या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू पूरे के पूरे डाटे में ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। और स्केल को चेंज करना हमारे पास क्या होता है कि हम पूरे के पूरे डाटे को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसको क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। ओके, अभी एक एग्जांपल लेते हैं जी हम लोग, और उसमें से ये चीज़ चेक करते हैं कि मीन वाकई इस तरह से इफेक्ट होता है या कि नहीं होता। डाटा क्या मेरे आपके पास 2, 4, 6, 8 एंड 10, आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं जी, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास एक्स वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, अब यहाँ से अगर आप इसका अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करते हैं तो आपके पास इस कॉलम का सम क्या आएगा, पहले वो लिख ले, समीशन एक्स 30, और एक्स बार अगर आप कंप्यूट करते हैं तो समीशन एक्स ओवर एन, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 6 आ गया जी। अब हम क्या करने लगे बेटे, इस पूरे का पूरे डाटे में हम लोग 5 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 5 ऐड कर देते हैं। 5 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, अगर हम इस पूरे के पूरे डाटे में हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा मीन क्या होगा, 5 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ये 6 है, ये मीन क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिएगा। एक यहाँ पे नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब आप हर x वैल्यू में 5 को ऐड करते जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा। 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 5 6 प्लस 5 8 प्लस 5 और 10 प्लस 5 15। तो बेटे यहाँ पे आपके पास समीशन y क्या आएगा, देखिएगा 55, यहाँ पे आ गया जी ये 55। आप बेटे y बार कैलकुलेट करें तो y बार इज इक्वल टू समीशन y ओवर n। समीशन y आपके पास क्या है जी, 55 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 11। तो बेटे देखिए, अगर आपने एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड की थी डाटे के अंदर, वो 5 थी, तो आपका मीन जो है वो कितने यूनिट इंक्रीज कर गया, 5 यूनिट इंक्रीज कर गया। पहले आपका मीन क्या था, 6, और आपने सारी की सारी वैल्यूज़ में से एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया, और वो कांस्टेंट वैल्यू की वजह से आपका न्यू मीन जो है वो कितना हो गया, 11 हो गया, 5 यूनिट इंक्रीज कर गया। इसी तरह से हम इसमें से कुछ माइनस करके देख लेते हैं, और उतने यूनिट ही आपका मीन क्या कर जाएगा बेटे, डिक्रीज हो जाएगा। z एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहां पे आप लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, तो ये आपके पास x वैल्यूज हैं। 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 3
8 माइनस 3 10 माइनस 3 7। बेटे इस कॉलम का सम कर लें तो समीशन जी आपके पास आ जाएगा, ये कितना है जी 15। बेटे ये 15 आ गया आपके पास। आप यहाँ से जी बार कैलकुलेट कर लें तो समीशन जी ओवर एन, तो ये आपके पास आ गया 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 3। तो देखें बेटे आपके पास न्यू मीन क्या हो गया, 3 यूनिट डिक्रीज कर गया, 3 यूनिट डिक्रीज कर गया। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि अरिथमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन, इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। और कितना इफेक्ट होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास एक्चुअल मीन होगा, अगर आप पूरे के पूरे डाटे में से किसी एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे तो आपका मीन उतने यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आप पूरे के पूरे डाटे में से हर एक ऑब्जर्वेशन में से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपका अरिथमेटिक मीन बेटे क्या होगा, उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास जो है ना वो डाटे का, ओरिजिनल डाटे का जो अरिथमेटिक मीन है वो 6 है। तो अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से 3 को माइनस किया तो आपके पास न्यू मीन क्या आ गया, 3 आ गया। ये जी बार है जी। ओके, अब यहां से हम लोग क्या चीज देखने लगे हैं, स्केल देखते हैं जी। अब अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। अब हम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हमारा मीन उतने टाइम इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब है कि हमारा मीन क्या हो रहा है जी, इफेक्ट हो रहा है चेंज ऑफ स्केल के साथ भी। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये आपके पास x है और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x। आप हर एक वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओरिजिनल डाटा आपके पास क्या है, 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10। अब आप क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 12, 16 एंड 20। बेटे समीशन y आपके पास क्या आया, 60। अब आप यहां से y बार कैलकुलेट करेंगे तो y बार इज इक्वल टू समीशन y ओवर n 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 12। तो अब ये देखें बेटे, जो ओरिजिनल मीन था आपके पास वो 6 था। आपने एक कांस्टेंट वैल्यू क्या थी जी, 2 के साथ तमाम ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो आपका जो ओरिजिनल मीन है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या हो गया आपके पास, 6 इंटू 2 12 आ गया, 6 इंटू 2 12 आ गया आपके पास। इसी तरह से आपने खुद कंप्यूट करके देख लेना, उतने टाइम आपका मीन क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज कर जाएगा अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो। ओके, तो यहाँ से आपने ये खुद चेक कर लेना, जी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपका मीन क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3 रह जाएगा। ओके बेटे, हर x वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना 2 पे, तो आपका मीन क्या है 6। तो जो न्यू आएगा बेटे वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपने चेक कर लेना। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड की पॉइंट की तरफ। और बेटे हमारे पास सेकंड की पॉइंट क्या है, नोट कर लिया सबने। सेकंड की पॉइंट देखिएगा, सम ऑफ डेविएशन of all the observation from their mean
is always equal to 0, is always equal to 0. Sum of deviation of all the observation from their mean is always equal to 0. अगर मैं इसको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0. समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप ओरिजिनल डाटे को, जो आपके पास डाटा यहाँ पे हम लोग यही ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, अगर आप इस डाटे की डेविएशन, ये जो डेविएशन x में से x बार को माइनस कर रहे हैं, अगर उसके मीन से ही डेविएशन लेंगे, उसी डाटे के मीन से डेविएशन लेंगे, तो जैसे ही आप उस कॉलम का सम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. हम इसको अभी चेक कर लेते हैं, देखिएगा. ये आपके पास x है जी 2, 4, 6, 8 एंड 10. 2, 4, 6, 8 एंड 10. बेटे इसका मीन ले लेते हैं, इस कॉलम का सम कीजिएगा. समीशन x क्या आ गया 30. x बार बेटे देखिएगा, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n. x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n. यहाँ पे आपके पास समीशन x क्या आ गया 30. 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 6. अब ये देखिएगा आपके पास ओरिजिनल डाटे का मीन क्या है जी 6 आ गया. अगर आप इस डाटे की डेविएशन जो है, इस डाटे की डेविएशन जो है वो 6 के साथ लेंगे तो आपके पास उस कॉलम का जब सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. चेक कर लेते हैं जी, देखिएगा x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं x माइनस 6. क्या कर रहे हैं बेटे, x माइनस 6. बेटे आपको समझ आ रही है, सेकंड लास्ट आपको इधर ग्लासेस का इशू तो नहीं है, दोनों को क्लियर है, ओके. अब ये देखिएगा x माइनस एक्स बार, तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6, 4. बेटे आप इस कॉलम का अगर सम करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0. क्यों, क्योंकि आपने ये जो डेविएशन ली है ये इसी डाटे के मीन से ली है, अरिथमेटिक मीन से ली है. मेरे दोस्त इधर देखें लास्ट से, अगर आप लोग इस मीन के अलावा किसी भी वैल्यू के साथ इसकी डेविएशन लें तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा. कुछ भी आ सकता है लेकिन 0 नहीं आ सकता. 0 सिर्फ उसी वक्त आएगा जब आप पूरे के पूरे डाटे की डेविएशन जो है वो उसके किससे लेंगे, मीन पॉइंट से लेंगे. किससे लेंगे बेटे, मीन पॉइंट से. अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये बात ठीक है कि अगर मीन के अलावा किसी भी और वैल्यू से डेविएशन ली जाए तो डेविएशन जो है ना, डेविएशन का सम जो है वो 0 नहीं होता. यहाँ पे आप बता दें किसके साथ डेविएशन लें, 8 के साथ लें. देखिएगा x माइनस 8, x माइनस 8. बेटे ये इस डाटे का मीन नहीं है, तो कंफर्म है कि जब आप ये डेविएशन का सम करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा. ये देखिएगा 2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 8, 6 माइनस 8, 8 माइनस 8, 10 माइनस 8, 2. तो बेटे आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस 10. तो देखें बेटे आपने जब डेविएशन ली 8 के साथ, क्योंकि ये इसका मीन नहीं था, ये इस डाटे का मीन नहीं था, तो जब आपने 8 के साथ डेविएशन ली तो डेविएशन का सम किया तो माइनस 10 आ गया. ये कभी भी 0 नहीं आ सकता जब तक कि हम इस डाटे के लिए 6 के साथ इसकी डेविएशन ना लें. क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं, ओके जी. अब एक और इसका की पॉइंट रहता है,
वो की पॉइंट करने के बाद हम लोग इसके MCQs देखेंगे जी। सर की जो डेविएशन जो हम जिस भी वैल्यू से लेंगे वो गिवन डाटा के अंदर से ही कोई होनी चाहिए या फिर कोई भी हो सकती है? कोई भी हो सकती है। आपने चेक करना है ना जी। आप चाहे इसको 12 के साथ चेक कर लें, आप चाहे इसको जो है ना 3.5 के साथ चेक कर लें, आप चाहे इसको 1.5 के साथ चेक कर लें, आप चाहे 15, 20, 100 के साथ चेक कर लें, ये कभी भी इस कॉलम का सम 0 के इक्वल नहीं आएगा। ये कब 0 के इक्वल आएगा? जब बेटे आप इसकी डेविएशन इसके मीन पॉइंट से लेंगे। तो आपने जब इसके मीन पॉइंट से डेविएशन ली तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है जी। जब आपने डेविएशन का सम किया तो आपके पास क्या आ गया जी? 0 आ गया। ठीक है बेटे यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो ये अभी हम लोग ये 2 की तक चलेंगे, एक हमारे पास और है वो कल डिस्कस करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। तो आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, इस नोट्स के एंड पे जो है ना इंपॉर्टेंट MCQs की असाइनमेंट भी है। जो लोग यहाँ पे हैं इस क्लास के अंदर वो फोटोकॉपी शॉप से मेरे जाके नोट्स ले सकते हैं वकार अंसारी के। जिन लोगों के पास नहीं है मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। कर दिए हैं या करने? अभी कर दिए। और अगर कोई बच्चा बाद में ज्वाइन हुआ है उसके पास नहीं है तो मुझे वो टेक्स्ट करे, मैं उसको अलग से नोट सेंड कर दूंगा। ओके। और इसकी हार्ड कॉपी आप फोटोकॉपी शॉप से ले सकते हैं। और हर एक नोट्स के एंड पे, हर चैप्टर के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे और उसके एंड पे इस तरह की असाइनमेंट लगी हुई है MCQs की। और ये बेटे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं अकॉर्डिंग टू ICAP। ओके। अगर हम यहाँ पे MCQ देखें कि जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास MCQs कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। MCQ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट MCQs की असाइनमेंट में से आपने कौन कौन से MCQ देख के आने हैं? और इसी तरह से बेटे अगर आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप राइज QM ले लें, क्वांटिटेटिव मेथड बुक जो राइज की है वो परचेज करें और वहां से भी मैं आपको MCQs बता देता हूं। राइज QM ओपन कीजिएगा। ये मुझे दीजिएगा राइज QM है जी। बस बेटे आवाज नहीं आई, जरा 1 मिनट। ये लेने। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और 8 और 9, 1 to 6, 8 और 9 ये आपने MCQ राइज QM से देखने हैं और ये MCQ आपने इंपॉर्टेंट MCQ की असाइनमेंट में से रेडी करने हैं। ओके बेटे, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट इससे पढ़ेंगे हम लोग।